नमस्कार एवरीवन। आज का मेरा लेक्चर ए डिकेड ऑफ स्टार्टअप इंडिया के बारे में है। नेशनल स्टार्टअप डे 16th January 2026 marks 10 years of Startup India initiative. And our Prime Minister Shri Narendra Modi ji highlighted a decade of the Startup India initiative at Bharat Mandapam in New Delhi. यानी कि 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया को आरंभ किए हुए पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं और इस मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया के एक दशक में जो भी उपलब्धियां रही, जो भी एक दशक की जो यात्रा रही इस इनिशिएटिव की, उसके बारे में भारत मंडपम में उन्होंने बात की। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को मैं शुरू करने से पहले स्टार्टअप को डिफाइन करना चाहूंगी कि स्टार्टअप हम किसे कहते हैं। हमने ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना है, स्टार्टअप। देखिए, ए स्टार्टअप इज अ न्यू कंपनी अंडर 10 years old, under rupee 100 crore turnover, incorporated as a private limited company focused on innovation, job creation potential, and not a restructured existing business. यानी कि जो स्टार्टअप है वो एक नई कंपनी होती है जिसका जो एज है वो अंडर 10 years 10 वर्ष से कम और जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 CR से कम रहता है और विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड फोकस्ड ऑन इनोवेशन, जिसका जो फोकस है वो नवाचार इनोवेशन पर रहता है, साथ में जो जॉब क्रिएशन पोटेंशियल है इस पर भी रहता है। तो जो स्टार्टअप है उसको हमने डिफाइन कर दिया है। अब आते हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव पर। दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 16 जनवरी 2026। इसका जो प्रमुख एम है, इट एम्स टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, शिफ्ट इंडिया फ्रॉम जॉब सीकिंग टू ए जॉब क्रिएटिंग इकोनॉमी। अर्थात स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का प्रमुख उद्देश्य एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और देश के अंदर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना, उसको और ज्यादा प्रमोट करना और भारत की जो इकोनॉमी है उसको जॉब सिक्योर इकोनॉमी से चेंज करके उसको जॉब क्रिएटिव इकोनॉमी में बदलना। यानी कि जिस तरह से जो हमारी इकोनॉमी है वो जॉब सीकिंग इकोनॉमी रही है अब तक, उसको अब जॉब क्रिएटिंग इकोनॉमी में चेंज करना इस इनिशिएटिव का प्रमुख ध्येय है। और अगर हम नोडल एजेंसी की बात करें, इट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो DPIIT है। ऑब्जेक्टिव प्रमोशन ऑफ इनोवेशन और प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड जो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम आते हैं अगली महत्वपूर्ण हेडिंग पे कि लास्ट जो 10 years से एक दशक जो इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है, उस पूरे दौर में, उस पूरी जर्नी में इस इनिशिएटिव से, इस स्कीम से क्या क्या अचीवमेंट हमें प्राप्त हुई है। यानी कि अचीवमेंट्स एंड की हाइलाइट्स ऑफ स्टार्टअप इंडियाज डिकेड लॉन्ग जर्नी। 10 वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां रही है इस इनिशिएटिव की। पहली, ग्रोथ इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। इस इनिशिएटिव से देश के अंदर जो
स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो रिपीटली वो ग्रो हुआ। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम एंड मोर देन 2 लाख स्टार्टअप्स जो कि DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है इस वक्त भारत में है एंड अबाउट 125 एक्टिव यूनिकॉर्न इन 2025 के अनुसार मोर देन 2 लाख स्टार्टअप्स इंडिया में है और अबाउट 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है एंड नियरली 44,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड इन 2025। जो 2025 से वहां पर नियरली 44,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं विच इज हाईएस्ट एनुअल एडिशन सिंस इट्स इंसेप्शन। एंड अगर हम 2014 में स्टार्टअप की बात करें तो उस वक्त लेस देन 500 स्टार्टअप्स एंड 4 यूनिकॉर्न, यानी कि उस समय मात्र लेस देन 500 स्टार्टअप भारत में थे और सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। नेक्स्ट जो अचीवमेंट है इट इज विमेन लेड स्टार्टअप्स, यानी कि मोर देन 45% स्टार्टअप्स हैव एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर और पार्टनर, यानी कि 45% से ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वहां पर एक जो एटलीस्ट एक जो विमेन है वो या तो डायरेक्टर है या फिर पार्टनर है। इससे अभिप्राय है कि स्टार्टअप जो रिवोल्यूशन है इसके द्वारा देश के अंदर एक समावेशी विकास हुआ है, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हमारी जो विमेन है वो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी कम रही है, लेकिन स्टार्टअप रिवोल्यूशन के कारण उनकी जो एक पार्टिसिपेशन है, उनका जो एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने में या फिर उनमें किसी न किसी तरीके में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, स्टार्टअप रिवोल्यूशन इज डिसेंट्रलाइजिंग इनोवेशन एंड प्रमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट। जो रीजनल डेवलपमेंट है जो कि एक आज तक असमान रही, कुछ जो राज्य है वो ज्यादा विकसित हो गए, कुछ जो छोटे राज्य है पिछड़े राज्य पिछड़े ही रह गए, लेकिन ड्यू टू दिस रिवोल्यूशन, ड्यू टू दिस स्टार्ट ऑफ रिवोल्यूशन जो विकास है उसका विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ एंड जो इनोवेशन है वो भी विकेंद्रित हुआ। जो इनोवेशन है वो किन्हीं कुछ एक गिने चुने शहर है, गिने चुने जो जगह है वहां तक सीमित नहीं रहा। ये जो इनोवेशन है इस इनिशिएटिव के तहत ये पूरे जो है उन जगहों पर भी ये इनोवेशन बढ़ गया जहां पर पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी। एंड रीजनल डेवलपमेंट, जो रीजनल डेवलपमेंट है वो भी इस इनिशिएटिव के तहत जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है या फिर हो रही है, क्योंकि जो रीजनल जो एक आपका एक असमानता जो रहती थी विकास में, कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप जो एक रिवोल्यूशन है इसके तहत जो है ये कहीं ना कहीं कम हो रही है। एंड नियरली 50% ऑफ स्टार्टअप्स नाउ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। जो नियरली 50% जो स्टार्टअप्स है वो कहां पर ओरिजिनेट हो रहे हैं? दे आर ओरिजिनेटिंग इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारे छोटे शहर है या फिर पहले जो पिछड़े शहर हुआ करते थे वहां पर भी जो है स्टार्टअप जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, जिससे उन जगहों में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, दूसरी जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज है दे आर इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस स्टार्टअप रेवोल्यूशन। नाउ स्टार्टअप हब, जैसे यहाँ पर बंगलुरु है, हैदराबाद है, मुंबई है एंड दिल्ली NCR हैव एमर्ज्ड एज मेजर इनोवेशन सेंटर्स। कुछ ऐसे हमारे सेंटर्स उभर गए हैं इस क्रांति के थ्रू जो कि मेजर इनोवेशन सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे मैंने इनमें नाम लिया है, बंगलुरु है एंड दिल्ली NCR है, हैदराबाद है, मुंबई है। इन मेजर इनोवेशन सेंटर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन क्षेत्रों में टैलेंट की मांग बढ़ी है
जिससे जो है हमारा जो एक जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो भी काफी अधिक हुआ है। अगला जो अचीवमेंट है आज जो सबसे बड़ा है कि जो एक हमारा जो माइंडसेट है जो कि पहले जॉब को हमेशा एक नौकरी को या फिर जॉब को लेने का रहता था, वो आज एक जॉब क्रिएटर का बन चुका है। नाउ द रिस्क टेकिंग इज सोशली एक्सेप्टेड। जो रिस्क टेकिंग है, अपना जो एक उद्यम स्टार्ट करना है, उसके लिए जो जोखिम उठाना पड़ता है, उसको आज जो है रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको आज एक्सेप्ट किया जाता है। एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इस क्रांति की। एंड स्टार्टअप्स आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट and employment in across technology है, manufacturing है, they are also creating indirect opportunities through gig works and supply chain। यानी कि जो स्टार्टअप्स है वो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही रहे अलग अलग एरियाज में, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि through gig work and supply chain। Even startups are increasingly collaborating with large corporations and MNCs। जो हमारे स्टार्टअप्स है वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन है, उनके साथ भी वो जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके साथ भी वो जो है सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो बहुत सारा जो उन बड़ी बड़ी एमएनसीज का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक उनसे जो है बहुत कुछ जो है उनको जो है वहां से बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अब हम आते हैं स्कीम स्ट्रेंथनिंग इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। कुछ स्कीम्स की मैं यहाँ पर बात करूंगी जो कि इंडिया का जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए स्टार्ट की गई। जैसे अटल इनोवेशन मिशन जो कि 2016 में जो है स्टार्ट किया गया नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट इज निधि जो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड जो हार्नेसिंग इनोवेशन। नेक्स्ट इज द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एंड जो नेक्स्ट इज द एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन पीएम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जो रोजगार सृजन प्रोग्राम है, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है योजना है। अगर मैं एक निष्कर्ष के तौर पर कहूं तो पिछले 10 सालों में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा देश के अंदर नवाचार को बढ़ावा मिला, इनोवेशन को बढ़ावा मिला, प्लस एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। जो टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है वो भी एक्सेलरेट हुआ, वो भी इंक्रीज हुआ, एंड लार्ज स्केल जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ, एंड जो ग्रास रूट जो हमारा जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी बढ़ावा मिला, क्योंकि छोटे लेवल पर जो उद्यमिता है उसको इस इनिशिएटिव के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। एंड जो हम अंत में ये कह सकते हैं कि एक सेंट्रल पिलर है जो स्टार्टअप रेगुलेशन है, एक सेंट्रल पिलर है जो कि भारत की एक जो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ की एक रणनीति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से स्टार्टअप्स ने वर्क किया है या फिर काम कर रहे हैं, उसके जरिए भारत को 2047 का जो विकसित भारत का एक विजन है उसको प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि स्टार्टअप जो इंडिया है उसको कब शुरू किया गया और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, और हमने स्टार्टअप का एक डेफिनेशन भी जाना कि हम स्टार्टअप किससे कहते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे जो 10 वर्ष है इस इनिशिएटिव को शुरू किए आज हो चुके हैं, उन 10 वर्षों में किस तरह से जो है स्टार्टअप इंडिया के द्वारा जो है एक रोजगार के क्षेत्र में, एक इनोवेशन के क्षेत्र में
एक क्रांति आई है। तो उसमें मैंने एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से एक रैपिड ग्रोथ हुआ है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और विमेन लेड स्टार्टअप किस तरह से बड़े हैं, और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक समावेशी विकास इनके माध्यम से हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक जो रूरल अर्बन जो एक डेवलपमेंट में एक असमानता रहती थी, वो किस तरह से वो इस इनिशिएटिव के माध्यम से कम हुई है। और एक पॉइंट पर मैंने बात की स्टार्टअप जो हब है वो किस तरह से जो है भारत के अंदर वो इंक्रीज हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैंने अंत में उन स्कीम्स की बात की जो कि स्टार्टअप इंडिया, जो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई, जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, एस्पायर स्कीम है, निधि है, और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। तो अंत में मैंने यही एक निष्कर्ष निकाला कि इसके द्वारा भारत जो है अपने एक जो विकसित भारत का जो एक लक्ष्य है, इस स्टार्टअप क्रांति के माध्यम से भारत इस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त करता है। एंड जो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच और नमस्कार।